और नर्मदापुरम में ये पहला इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, लेकिन प्रदेश का 6वां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, इसका आयोजन आज किया गया है। निवेश और नवाचार का ये संगम, जहां 5 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। राज्य को इससे औद्योगिक विकास मिलेगा। औद्योगिक नीति निवेश पर चर्चा की जाएगी। एमएसएमई की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे केंद्रीय निर्यात इससे शुरू किया जा सके। तमाम चर्चाएं आज होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसको लेकर निवेशकों से चर्चा करेंगे। 1-to-1 मीटिंग उनकी होने वाली है। क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए क्या बुनियादी ढांचे हैं, क्या संसाधन उपलब्ध हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी निवेशकों से। इसके साथ ही जो क्षेत्र की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं का उद्योगों के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा आज की जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए नर्मदापुरम में कॉन्क्लेव का शुभारंभ तो हो गया है। ऐसे में लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो क्षेत्र की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियां हैं उनको उद्योग में किस तरह से स्थापित किया जाए, इसकी संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ऐसे कौन से आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर प्रमुख उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं नर्मदापुरम में? देखिए, इसका लगातार सरकार प्रयासरत है। जो हम मुहासा की बात कर रहे हैं, जो बाबई के पास यहाँ से 15 किलोमीटर की दूर पे है, जहाँ पे अभी मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को संबोधित किया है। यहाँ पे 24 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, आप तो कह सकते हैं आधारशिला रखी है। तो वहाँ पे जिस तरह की घोषणा हुई है, पहले से वहाँ पे 1500 से 2000 हेक्टेयर भूमि लैंड बैंक के रूप में सरकार के पास है। उद्योगपति यहाँ उद्योग निवेश करने के लिए उत्साहित इसलिए भी हैं कि पहले से यहाँ पे संभावना है। एक तो आपके पास लैंड मौजूद है, तो आपको उसकी अतिरिक्त कहीं से आपको जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास पहले से एडवांस है, आप उद्योगपतियों को लगातार प्रयासरत कर रहे हैं, उसके लिए वहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए कि यहाँ लगातार नर्मदा नदी है, तो नदी के कारण आपके पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की अब बात करें तो पानी की पर्याप्तता है आपके पास। यहाँ पे आर्डिनेंस फैक्ट्री है, रेशम का अच्छा होता है, यहाँ कलाकार जो शिल्प हैं वो आपके पास मिल जाते हैं। तो उससे जुड़े उद्योग यहाँ पे हमने जो पहले भी जिक्र किया तक कंपनी आई थी, तो उस सरकार ने बाकायदा रियायती दरों पे किसानों को पौधे उपलब्ध कराए थे आम के, ताकि यहाँ पे हो सके। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, इससे पहले हमें इस पर चर्चा करेंगे। रितिका हमारे साथ मौजूद हैं, अभी निवेशक भी मौजूद हैं, उद्योगपति के रूप में हमारे पास बंसल जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस क्षेत्र में आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। हम लोग सीमेंट उद्योग से हैं जी। हमारा एक ऑलरेडी सीमेंट प्लांट चालू है, जो कि अभी धार मध्य प्रदेश में धार क्षेत्र में। हम भी नौ निवासी हैं जी। अभी हम लोग 60,000 बैग पर डे बनाते हैं जी। आज हमारा सीएम साहब से एमओयू है, उसके बाद हमारा प्लांट करीब 90,000 बैग पर डे बनाने लगेगा। तो आप नर्मदापुरम में कहाँ पे आप अपने वो कारखाना डालना चाहते हैं? नर्मदापुरम में हम और आगे एक्सपांशन की प्लानिंग कर रहे हैं, जो नए क्षेत्र में करेंगे। बाकी आज हम एग्जिस्टिंग जो उद्योग है उसके लिए 250 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि अभी हमारे क्षेत्र में उसी क्षेत्र में होगा, क्योंकि लाइमस्टोन वहीं पर है। धार में ही 250 करोड़ और उसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे नई उद्योग के लिए आप एक संभावना तलाश कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे किस तरह का उद्योग लगाने की संभावना है? पूरा पहले से आए हैं, आपने देखा होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, यहाँ पे पानी की पर्याप्तता है, और आप मुहासा में हमने देखा कि लैंड बैंक भी है सरकार के पास। तो क्या क्या देखा, आप क्या उद्योग लगाना चाहते हैं? हम यहाँ पे कोई फूड बेस्ड इंडस्ट्री की तलाश कर रहे हैं, ताकि क्या जो प्रोडक्ट यहीं उगते हैं वो यहीं पे प्रोसेस कर लिए जाएं। तो यहीं प्रोसेस करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है, इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट करने में कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो एक हाई ग्रेड का कोई फूड उद्योग हम लगाने की तरफ तलाश कर रहे हैं। तो ये एडिशनली अदर देन हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, अभी हम लोग पूरे इंडिया में करीब 8-10 स्टेट्स में काम करते हैं, 6 हमारे प्लांट हैं। अब हम लोग यहाँ पे नया एक्सपांशन फूड लाइन में और तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार रीजनल कॉन्क्लेव कर रही है, क्षेत्रीय समिट कर रही है, इससे क्या आपको लगता है कि क्षेत्र में समिट करने से फायदे होते हैं? जैसे अब आपसे कोई एमयू करे या चर्चा करे तो भोपाल में बैठ के करता था, यदि आप यहाँ आए तो आपने प्राकृतिक संसाधन क्या है यहाँ पर, क्या लैंड बैंक है, ये सब इससे फायदा होता है इस तरह के रीजनल कॉन्क्लेव से? नहीं, ये अपने डॉक्टर मोहन यादव साहब की बहुत अच्छी शुरुआत है। एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में तो बहुत सारे प्लांट आते हैं,
अब अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं तो उन एरिया में जब प्लांट लगते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, रहने की सुविधाएं बनती है, तो हर एक जना सिटी की तरफ नहीं भागता है। अभी अगर आप इंदौर के पास, भोपाल के पास ही सिर्फ डेवलप करेंगे तो पूरा लोड सिटी पे आ जाता है। अगर पूरा स्टेट ही डेवलप हो जाएगा तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा एमपी एक जैसा हो गया है। तो जो डॉक्टर साहब ने जो ये शुरुआत करी है रीजनल कॉन्क्लेव करने की, सामूहिक रूप से एकदम विकास हो, पूरे सामूहिक विकास हो जाए, ताकि क्या है, आज जैसे हमारा प्लांट है आदिवासी इलाकों में, वहाँ पे आज हमारे उद्योग होने के बाद में वहाँ पे कुछ स्कूल चालू हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा। साहब ने बोला वहाँ पे हम फोर लेन एक रोड भी बनाएंगे। अब वहाँ पे एक श्री सीमेंट भी आगे इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने को। तो इस तरह से उद्योग आने से अगर ये एरिया डेवलप होने लगेंगे तो यहाँ पे रिक्रिएशन भी अपने आप आने लगेगा, यहाँ पे स्कूल। और एक उद्योग को देखकर दूसरे उद्योगपति भी प्रभावित होते हैं। जैसे आपने कहा धार में आपने सीमेंट का प्लांट लगाया, तो दूसरे सीमेंट की कंपनी भी आ रही है क्योंकि उनको संभावना दिख रही है, वहाँ स्किल दिख रहा है, वहाँ पे स्किल नजर आ जाता है। दूसरा क्या होता है, जैसे हमारे बाद में वहाँ पे एक अल्ट्राटेक सीमेंट आ गया, अल्ट्राटेक के बाद में अभी वहाँ पे श्री सीमेंट आ रहा है। एक उनको रीजनली भरोसा भी डेवलप हो जाता है कि भाई यहाँ पे कोई न्यूसेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दूसरे को देख के उद्योग भी अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं नए नए उद्योग लगाने के लिए। तो वैसे ही साहब जो सर ने जो प्राथमिकता दी है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। ये बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो ये राजेश बंसल थे, इनका सीमेंट का कारोबार है रितिका। धार में इनकी खुद की अपनी फैक्ट्री है और यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, नया उद्योग लगाना चाहते हैं, नए डेवलप, क्योंकि यहाँ संभावना है, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि यहाँ फ्रूट की संभावना है। नर्मदा किनारे की वजह से यहाँ पे अच्छा फूड होता है, यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ की दाल फेमस है, पिपरिया की दाल जो मानी जाती है वो अच्छी दाल है और उसका स्वाद बहुत बेहतर होता है। नर्मदा के पानी के कारण यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की ज्यादा संभावना है, फूड से संबंधित उद्योग, कृषि से संबंधित उद्योग यहाँ पे की संभावना ज्यादा है। देखिए जिस तरह से आपने निवेशक से भी जिक्र किया इसको लेकर, और जो आप चीजें बता रहे हैं कि सिल्क, मुहासा और जो दाल का भी आप जिक्र कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर संभावनाएं हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए या फिर तमाम और चीजों की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे और मध्यम उद्योगों की, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि यहाँ पर आपने जब बंसल जी से बात की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कुछ ऐसी जो क्षेत्र है जहां पर व्यापार को लेकर या फिर उद्योग को लेकर बात की गई, आदिवासी क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे में जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? निश्चित तौर पर रितिका, देखिए हम पहले से देखते आ रहे हैं कि सरकार एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करती थी, वो उसमें करोड़ों रुपए के एमयू होते थे। कोई जेके सीमेंट वाले ने करा, किसी अंबानी ने करा, 2000 करोड़ निवेश करेंगे, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरते थे। हम उसी करार में हमें यहाँ पे हुआ था 8 साल पहले, हमने देखा कि किस तरह से कोको कोला कंपनी ने करार किया था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने जमीन पर कोई काम ही नहीं किया। इसके बाद जब छोटे छोटे उद्योग वालों को यदि आप प्रोत्साहित करेंगे तो उसका फायदा होता है, कि जो अभी बंसल जी कह रहे थे कि आप देखिए उन्होंने सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना लगाया, इसके बाद श्री सीमेंट आने लगी, बाकी सीमेंट की कंपनियां आने लगी। तो यदि छोटे निवेश को भी आप प्रोत्साहित करेंगे, एक छोटा उद्योग लगता है तो एक बड़े उद्योग निवेशकों को या उद्योगपतियों को एक संभावना लगती है कि यहाँ स्किल भी है और यहाँ पे किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं होता है, आपको रोजगार देने के लिए भी अवसर हैं, आपको जमीन भी अच्छे से मिल रही है, पानी की पर्याप्तता है। तो बड़े उद्योग बाद में आ जाते हैं। तो जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनको भी सरकार उतना ही महत्व दे रही है जैसे बड़े निवेशकों को देते हैं। स्टार्टअप को ज्यादा महत्व दे रही है, उनके पास कम पूंजी रहती है, वो कम समय में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। बड़े पूंजीपति जो रहते हैं वो 5 साल में उनको बड़ा कारखाना लगाएंगे। यदि छोटे उद्योगपति के पास निवेश कम है, उस प्रभावित होते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं हैं तो वो अपना निवेश करने लगते हैं, या छोटे दूसरे उद्योग आ जाते हैं, जिस तरह से हमने धार का जिक्र किया। तो उसी तरह की संभावनाएं अब छोटे उद्योगपतियों को भी उसी तरह से 4000 जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें बड़ी संख्या में छोटे उद्योगपति हैं। बड़े उद्योगपति तो चंद उंगलियों पे गिनने वाले हैं, लेकिन ये छोटे उद्योगों में से भी यदि कुछ लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर नर्मदापुरम में लोगों को रोजगार मिल पाएगा। लोगों जिस तरह का 24 नए उद्योगों की आधारशिला रखी गई है, तो संभावना ये छोटे उद्योग हैं, ये जल्द काम पूरा करेंगे और जल्दी से जल्दी 6 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर यहाँ पे लोगों को रोज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में छोटे
बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया, छोटे जो उद्योग हैं, जो छोटे मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनकी तरफ से अगर उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो काम भी जल्दी पूरा होगा और जल्दी जल्दी जो रोजगार के अवसर हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसको लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं। देखिए, लेकिन जब सरकार की बात की जा रही है यहाँ पर निवेश को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन सी योजनाएं और कौन सी सब्सिडी सरकार की ओर से भी चलाई जा रही है इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए? क्योंकि देखिए, कॉन्क्लेव तो लगातार करवाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग भी पीछे से होगा ही। तो ऐसे में कौन सी योजनाएं, कौन सी सब्सिडी अभी वर्तमान में चल रही हैं जो इन उद्योगों को स्थापित करने में मदद करेंगी? चलिए, शायद ब्रजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये 6वां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रारंभ किया। आपको बता दें, नर्मदा के तट पर यह पहला इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है और इसको लेकर नवाचार और निवेश का ये जो संगम है वो आज नर्मदापुरम में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जो परियोजनाओं का भूमि पूजन किया वर्चुअल माध्यम से, और अब इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर तमाम बातचीत भी निवेशकों से की गई। जब निवेशकों से बातचीत की गई तो मुहासा को लेकर, सिल्क को लेकर खास उन्होंने अपना इंटरेस्ट यहाँ पर बताया है कि जो सिल्क है वो यहाँ पर बहुत बेहतर है और इसका उपयोग करके जो अन्य राज्यों की तुलना में इसका अधिक उपयोग किया जा सकता है, जिससे क्वालिटी उसकी मेंटेन होगी। और चलिए, ब्रजेश जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। देखिए, सरकार की तरफ से जब हम बात कर रहे हैं, कॉन्क्लेव तो जगह जगह कराए जा रहे हैं, लेकिन जब इसको लेकर निवेशकों की बात की जा रही है तो उनके लिए कौन सी योजनाएं या फिर कौन सी सब्सिडी ऐसी चलाई जा रही हैं जो उद्योगों को स्थापित करने में मदद करेंगी? विभाग के तरह की रियायतें देती है सरकार। छोटे उद्योगपतियों को किस तरह से रियायतें दे रही, कुछ रियायतें केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य सरकार देती है। लैंड उसके मामले में 30 से लेकर 40% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि फायदा होता है। तो नए नए तरह के निवेश के लिए कौन निवेशक है, स्टार्टअप है, तो उनको लोन दिया जाता है, ब्याज सरकार भरती है। जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम देखते हैं सरकार बाकायदा आप किसी कारखाने में आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 8,000 रुपए दे रही है। तो स्किल भी डेवलप करा रही है सरकार से, आपको रोजगार दे सके। कोई कंपनी यदि यहाँ पे रोजगार लगा रही है तो वो आपको स्किल वाला, आपको रोजगार देने वाला युवा आपको उपलब्ध करा रही है। तो बेरोजगारों को किस तरह स्किल डेवलपमेंट करा रही है, कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं सरकार के, उनको कारखानों में और दिया जाता है ताकि भविष्य में वो जाके बोला। तो सब्सिडी हर स्तर पर है। एक तो उद्योगपतियों को सीधी सब्सिडी दी जा रही है, बेरोजगारों को सिखाया जा रहा है कि वो किसी स्किल में डेवलप हो जाए, उनको रोजगार मिल सके। तो आपको जब देखिए कि यहाँ कारखाना कोई लगाएगा, कोई उद्योगपति यहाँ निवेश करेगा तो उसको रियायतों पर रियायतें दी जा रही, जमीन आसान उसमें दी जा रही, रियायतों पर दी जा रही, आसान पर दी जा रही है। इसके बाद आप देखिए कि उसको जो उद्योग लगा रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, उसमें रियायतें दी जा रही हैं, जो मशीन खरीद रहे हैं उसमें रियायतें दी जा रही हैं। फिर उनको रोजगार, जिनको वो रोजगार देने वाले हैं उनको स्किल डेवलप करके दिखाया जा रहा है। तो ये तरह की रियायतें हैं जिसके कारण ही तो प्रभावित होकर उद्योग लगा रहे हैं, छोटे निवेशक भी लगा रहे हैं और बड़े उद्योगपति भी निवेश करने आ रहे हैं। तो यही वजह है कि आप देखिए, हमने जिनसे राजेश बंसल से अभी बात की और भी उद्योगपतियों से बात की, कोई ने धार में उद्योग लगाया है तो वो नर्मदापुरम में भी दूसरा उद्योग लगाने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार है इसलिए कि सरकार रियायती दरों पर उसको संसाधन उपलब्ध करा रही है। प्राकृतिक यहाँ पे संसाधन मौजूद है कि वो नए उद्योग लगा रहे हैं। एक उद्योगपति दूसरे उद्योग में निवेश कर रहा है। यहाँ पे सीमेंट का संभावना नहीं है तो उन्हें फूड प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं। यदि इसी तरह से हम देखते हैं जबलपुर में दूसरी संभावना है प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों के कारण, तो वहाँ दूसरे उद्योग लगा रहे हैं। उद्योगपति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्योगों और निवेश कर रहे हैं।
बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से देखिए आपने बताया कि लगातार इसको लेकर संभावनाएं तलाशने की कोशिश तो की ही जा रही है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से अगर कोई उद्योग लगाया जाता है तो सरकार उनको किस तरह से रियायतें देगी, क्या योजनाएं चलाई जाएंगी, क्या सब्सिडी चलाई जाएंगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर कौशल केंद्र तक तमाम चीजों की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सरकार की ओर से की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन आज किया जा रहा है। प्रदेश का 6वां RIC यानी प्रदेश का 6वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ये है। नर्मदा के तट पर नवाचार और निवेश का ये संगम आज क्या रूप लेगा, ये देखना होगा कि कितना निवेश आज नर्मदापुरम में आ पाता है और कितने रोजगार के जो अवसर है वो आज नर्मदापुरम में तलाशे जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।